आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या है? फैराडे का जो लॉ है वो क्या है ना? तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि जो हम फैराडे लॉ पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ। अब सबसे पहले बात ये आती है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोग ध्यान रखें, इट इज डिवाइस where electrical energy is used to carry out chemical reaction, यानी एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बताया था कि हम वहाँ क्या करते हैं, सब लोगों को अच्छे से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी से जनरेट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से हम लोग यहाँ इट इज यूज्ड टू कैरी इट डिवाइस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, या हम कर सकते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी भी कर सकते हैं। डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, वो भी हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डिवाइस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेज इनटू केमिकल एनर्जी। और ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम फैराडे लॉ को अप्लाई करते हैं। हम फैराडे लॉ को समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक मिनट देख लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है और किस तरह से हम यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है ना? तो मैं जानबूझ के आपका एक एग्जांपल मेटलर्जी प्रोसेस का ले रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसी बहाने आप मेटलर्जी में भी आपको ये यूज हो जाएगा। तो हम एक CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 एक और सॉल्यूशन लिया है, और ये हमारा कॉपर का रड है Cu, है ना, और दिस इज इम्प्योर Cu सॉलिड कॉपर का रड है। और इसको हमने यहाँ एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया है, एक बैटरी है ना, ये बैटरी है, और इसको हमने एक और रड से जोड़ दिया जो कि कॉपर का है। वो रड भी किसका है, कॉपर का है। दिस इज ऑल्सो Cu रड, ये भी हमारा कौन सा है, Cu, लेकिन ये हमारा कैसा है, प्योर Cu। तो ध्यान दें यहां हम कर क्या रहे हैं, दिस इज बैटरी। आप समझ रहे हैं कि ये बैटरी है जो करंट को सप्लाई करेगा, ये हमारा बैटरी है, दिस इज ए बैटरी, समझ रहे? तो हमने एक बैटरी लिया है और बैटरी से हमने 2 कॉपर रड को जोड़ के CuSO4 में डिप कर दिया, या 2 कॉपर रड को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किए और फिर हम बैटरी से उनको जोड़ दिए। ठीक है, बैटरी से हम उनको क्या किया, जोड़ दिया। इधर जो है हमारा इम्प्योर कॉपर और इधर हमारा प्योर कॉपर। अब सीधी सी बात है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है निगेटिव टर्मिनल तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है नहीं? अब अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका मतलब हम लोगों को समझना है। आप लोगों को पता होगा कि करंट का फ्लो हमेशा ऐसे होता है, ऐसे करंट का फ्लो होता है, तो इसका उल्टा ऐसे किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। आप लोग जानते हैं ना कि बैटरी में पॉजिटिव ऐसे करंट का फ्लो होता है, इधर से करंट निकलता है, तो अगर इधर करंट इसके उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होगा, इसका मतलब इस रड को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ जो कॉपर एटम है, एक Cu का जो एटम है, वो कॉपर +2 में चेंज हो जाएगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर दे देगा। यानी यहाँ रिएक्शन होगा कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड पे,
और इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बड़ा सा लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो एनोड पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का जो रड है वो कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है। जहां कॉपर का एक एटम मैं दिखा रहा हूं, वो कॉपर +2 इसका कहां चला है? सॉल्यूशन में चला है। ये पार्ट सॉल्यूशन में चला है और ये जो इलेक्ट्रॉन है दो ठो इधर फ्लो कर गया। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते चलते यहां पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, तो जो सॉल्यूशन में कॉपर, चाहे ये कॉपर +2 तब सॉल्यूशन में ही आ चुका है ना, तो ये कॉपर +2 अब दौड़ के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो दौड़ के उधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पे तो कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है? तो कैथोड पे। और वहां कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से लेके क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड। तो कह सकते हैं यहां जाएगा और ऐसे एक गोल आइटम कॉपर सॉलिड का बन गया। दिस इज कॉपर सॉलिड। दिस इज कॉपर सॉलिड। ये एटम एक बन गया, मतलब यहां से एटम गला आयन के रूप में और इलेक्ट्रॉन को वापस लेकर वहां जाके चिपक गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है? किधर से एटम गल रहा है? इधर से गलता जा रहा है और यहाँ जाके चिपकता जा रहा है। इधर से गलता जा रहा है, इधर जाके चिपकता जा रहा है। तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका? इम्प्योर का। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन किसका? कैथोड का नहीं हो रहा, ध्यान देना, कैथोड का नहीं होता, कैथोड पर होता। हमेशा ध्यान देना, नेवर कैथोड का कभी रिएक्शन ही नहीं होता है। रिएक्शन हमें हमेशा कैथोड पर होता है ना, और ये एनोड का डायरेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो कैथोड पे जाएगा, जाके चिपक जाएगा, तो धीरे धीरे ये गल जाएगा, है ना। जो इम्प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे से सारा कॉपर जलता जाएगा। इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी तो है, लेकिन इसमें जितने कॉपर आइटम वो गलते जाएंगे, गल गल के यहाँ जाके चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। तो कुछ देर के बाद पूरा पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सारा कॉपर इधर से जाके उधर चिपक जाएगा। तो मिला जुला के यहाँ क्या हो गया? कॉपर का प्यूरिफिकेशन हो गया ना। अब अपने से रिएक्शन नहीं होगा, CO दो कॉपर को जोड़ोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को करंट के सप्लाई करने के लिए हमने किसका यूज किया है? बैटरी का। तो बैटरी हमारा क्या है? एक्सटर्नल पावर सोर्स है ना। इसी की वजह से यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं बैटरी की वजह से किसका हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और कैथोड हमारा यहाँ पे कैसा टर्मिनल होता है? निगेटिव टर्मिनल। एनोड यहाँ पे कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो इनोड सेल होता है या ई सेल यहाँ जो होता है लेस देन 0, और जो यहाँ डेल्टा जी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। क्योंकि डेल्टा जी मैं बता चुका हूं, है ना, मैं बता चुका हूं कि डेल्टा जी जो होता है वो -NF सेल होता है। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ये अपने आप रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, आपको करवाना पड़ता है। आपको एक्सटर्नल बैटरी देंगे तब ये रिएक्शन होता है, क्योंकि डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव है, या ई सेल निगेटिव। तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है? एनोड से गल रहा है और कैथोड पे जाके चिपक रहा है। ठीक है, यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ठीक है, अब मैं इस चीज को मिटा देता हूं। अब पता चले, मान लीजिए कि यहाँ आयरन रहे, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ कॉपर है और यहाँ पे कॉपर की जगह मान लीजिए यहाँ आयरन है। थोड़ा सा समझ लीजिए, आयरन है, मान लीजिए यहाँ Fe है और यहाँ भी FeSO4 है, ये FeSO4 है और ये सेम है, ये आयरन, ये कॉपर ही रहे। तो यहाँ बनेगा कौन? Fe+2 बनेगा। दिस इज Fe, मान लो इम्प्योर Fe, समझ रहे? तो अब बताओ कौन जाके चिपक जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? Fe से Fe+2, Fe से Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, और जो Fe+2 वही जाके चिपकेगा। तो रिडक्शन भी किसका हो जाएगा? रिडक्शन भी किसका होगा? Fe+2 और प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, बन क्या जाएगा? Fe सॉलिड। Fe सॉलिड यानी कॉपर पे कौन चिपक जाएगा? ऐसे ऐसे आयरन क्या होगा? गोल गोल चिपक जाएगा। यानी कॉपर पे कौन चिपक जाएगा? आयरन चिपक जाएगा। और एक मेटल पे अगर दूसरा मेटल चिपकता है तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हम लोग करते क्या है? एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करते हैं
तो अगर हम मान लो एनोड दूसरे मेटल का ले लिए, उसका सॉल्यूशन ले लिया और कैथोड दूसरे मेटल का ले लिए, तो गल के दूसरा मेटल दूसरे पे जाके चिपक जाएगा। समझ रहा? इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी क्या होता है, दैट इज ए प्रोसेस वेयर वन मेटल कोटेड टू अनदर मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल पे हम क्या करते हैं, कोट करते हैं। ठीक है। और इसी में आप ध्यान रखिएगा कि when iron is coated with zinc then that is called as galvanization। आप याद रखिएगा इसको कि जब हम लोग आयरन को जिंक से कोट करते हैं तो इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप समझ गए क्या क्या होता है ना, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। अब ध्यान देना है कि भाई कि यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मास गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मास या वेट को, वेट को, वेट गेन एट कैथोड हो रहा है। क्या हो रहा है, वेट गेन एट कैथोड। वेट गेन क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। और किस पे वेट लॉस हो रहा है, और वेट लॉस किस पे हो रहा है जरा मुझे बताइए, एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, वेट का लॉस हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बहुत क्लियरली ये हो रहा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड पे हो रहा था। चलो हम इसी को लेकर चलते हैं, है ना, कितना वेट गेन हुआ है मेजर करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, वेट गेन एट कैथोड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैथोड पे कितना वेट में हमारा गेन हो रहा है। वेन गेट एट कैथोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना बच्चा, कि कैथोड हमारा कितना वेट में गेन हो रहा है। ठीक, अब क्लियरली जितना गेन होगा वेट में वो करंट के हिसाब से ही तो होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेट गेन होगा, उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, उतना जल्दी जल्दी वेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसी को फराडे ने एक्सप्लेन किया। फराडे ने इसी को एक्सप्लेन किया कि जितना करंट पास करोगे, जितना ज्यादा करंट पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जा रहा था, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो चिपकेगा। खूब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खूब खूब मेटल चिपकेगा वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि मास, ये मैं फराडे का लॉ पढ़ाने जा रहा हूं। फराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ाने जा रहा हूं आपको। फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस दैट अकर एट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब बेसिकली कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ करंट। कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ करंट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसी पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा यही कहता है कि मास ऑफ मेटल deposited at cathode is proportional to amount of charge passed। amount of charge passed, समझ रहे हो यार। यही कहता है कि जो हमारा मास ऑफ मेटल कैथोड पे जो डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज हम पास करते हैं, या डब्ल्यू हमारा वेट है या मास है, प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना। ये डब्ल्यू क्या है, ये है मास ऑफ मेटल, दिस इज मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, और ये हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज CHARG, चार्ज, और अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या है, Q है। इसी को हम अच्छे से लिख सकते हैं W बराबर Z इंटू आई। आप जानते हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। आप जानते होंगे कि चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। और यहाँ Z जो है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट हम लगाते हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। जेड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल।
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये नेचर ऑफ मेटल पे क्या करता है, डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये कट गया है, आई थिंक, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, है ना। तो ये जो जेड हमारा, जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। तो आप समझ गए होंगे कि फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, है ना। अब मैं इन सबको थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बना देता हूँ, उसके बाद तो हम लोग इस पे आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए कि फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है ना। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम रखने देते हैं, और जो भी सवाल उसको हम कॉमन सेंस से करेंगे, हम जेड पे नहीं जाएंगे, हम जेड पे नहीं जाएंगे, है ना। जेड की वैल्यू हर मेटल पे अलग अलग होती है, तो उसको हम निकालेंगे नहीं। डब्ल्यू बराबर हम खाली याद रखेंगे कि क्या होता है, जेड इंटू आई इंटू टी, एंड दिस इज नथिंग बट क्यू, चार्ज, ठीक है। ये हम लोग का फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। डब्ल्यू है, दिस इज डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारा क्या होता है बता चुका हूं, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, ये करेंट, एंड दिस इज टाइम, ठीक है। अब हम आपको सिंपल एक सवाल बता रहे हैं, कॉमन सेंस। मान लीजिए Ag प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना रहा है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन अगर आप पास करते हैं, मान लीजिए वन इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है, किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा था, एनोड से कैथोड, तो कितना आइटम बनेगा यार, वन आइटम बनेगा यार। ये अगर 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये कितना आइटम बनेगा, 6 इंटू 10 की पावर 23 आइटम, एंड दैट इज कितना, 1 मोल, 1 मोल। और अगर 6 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम देखें, तो 6 इंटू 10 की पावर 23, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज देखें, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 96,500 कूलम, एंड दैट इज ऑल्सो नथिंग बट 1 फैराडे, 1 फैराडे बोलते हैं इसी को, 1 फैराडे। तो 96,500 कूलम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। तो अगर कोई आपसे पूछा कि 1 फैराडे क्या होता है, व्हाट इज 1 फैराडे, तो आप एक लाइन बताएंगे, 1 फैराडे इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे किसका चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। आप ध्यान रखेंगे इसको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, ठीक है। तो अब मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, बस मेन चीज को रखा हूं, इन सबको हटा दे रहा हूं, क्योंकि डिराइव मैंने कर दिया था। तो देखिए, अगर फाइनली आप देख रहे हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, यार तो छोड़ दे रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो एक एटम बन रहा है, जब हम एक फैराडे पास कर रहे हैं तो एक मोल बन रहा है, क्योंकि फैराडे क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे इज नथिंग बट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी आप जितना इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो एटम बनेगा, और फैराडे पास करेंगे तो उतना मोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम, आप समझ गए होंगे। अब इसको एक और एग्जांपल पे मैं ले लेता हूं, ताकि मैं ज्यादा बेहतर समझा सकूं आपको। जैसे मान लीजिए कॉपर +2 है, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, तो कॉपर का क्या बनेगा, एक एटम बनेगा कॉपर का, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक एटम बनेगा। आपने 2 फैराडे पास कर दिया, अब क्या बन जाएगा कॉपर का, 1 मोल बन जाएगा, 1 मोल Cu। 1 मोल Cu इज नथिंग बट 63.5 ग्राम Cu। मुझे नहीं लग रहा कहीं आप लोग को दिक्कत हो रही है, क्या। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हम फैराडे पास करेंगे तो उतना मोल ऑफ एटम बनेगा, या उसका मोलर मास के, एटॉमिक मास के बराबर बनेगा। इसी हिसाब से हम लोग सवाल को बनाएंगे फैराडे फर्स्ट लॉ पे, कॉमन सेंस। हम इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे, हम कॉमन सेंस से सवाल को बनाएंगे, ठीक है। एक हम लोग एग्जांपल से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो पहले एकदम सिंपल सवाल हम लिखेंगे। मैं कह रहा हूं बाई पासिंग 6 फैराडे ऑफ चार्ज
AlCl3 मोल्टेन मतलब लिक्विड AlCl3, हाउ मच ग्राम ऑफ Al फॉर्म, कितना एल्यूमिनियम बनेगा, हाउ मच ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म, है ना। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आप AlCl3 में क्या पास कर रहे हैं, AlCl3 से आप एल्यूमिनियम बनाना चाह रहे हैं, तो AlCl3 से कोई मतलब नहीं, AlCl3 में क्लोरीन से तो एल्यूमिनियम बनेगा नहीं, एल्यूमिनियम से ही बनेगा। तो यहाँ बेसिकली हम ये समझेंगे कि हमारे AlCl3 का मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 से हमको एल्यूमिनियम बनाना है, क्लोरीन से थोड़ा एल्यूमिनियम बनेगा। हमारे पास AlCl3 है, तो AlCl3 मोल्टेन है मतलब लिक्विड है, तो उससे हमको अगर एल्यूमिनियम बनाना है तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी एल्यूमिनियम हम बनाएंगे वो हमारा Al+3 से बनेगा, है ना। AlCl3 मतलब Al+3 से बनेगा। तो क्लियरली यहाँ अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 एटम बनेगा ये। तो 3 फराडे पे क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा ये। तो बताइए 6 फराडे पे कितना बन जाएगा, तो 2 मोल बन जाएगा ये। तो 2 मोल बन गया सीधे सीधे, एकदम कॉमन सेंस से बताएंगे। तो अगर हम वेट निकालते हैं, वेट ऑफ Al, तो 2 × 27 बराबर 54 ग्राम, एकदम कॉमन सेंस। 27 × 2 बराबर 54 ग्राम, क्योंकि कितना मोल बना है, 2 मोल बना है, एक एल्यूमिनियम का वजन इतना होता है। फट से सवाल बन गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा और हम लोग इस सवाल को चेंज कर रहे हैं। हम लोग 3-4 सवाल फर्स्ट ला पे करेंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास से बड़े सवाल आते हैं, तो घबराएंगे नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, 3-4 सवाल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग किस तरह से देखना है, मैं कह रहा हूं, इन CuSO4 aqueous solution 965 एम्पियर करंट passed for 1 hour, फाइंड आपको बताना है। पहला, नंबर ऑफ फराडे पास्ट, कितना फराडे बनेगा। दूसरा, मोल ऑफ Cu फॉर्म, कॉपर का कितना मोल बनेगा। तीसरा, मास ऑफ Cu फॉर्म, कॉपर का कितना मास बनेगा। ठीक है, ये 3 चीज आपको बताना है। तो इस बार ध्यान दीजिए, CuSO4 सॉल्यूशन में हम लोग करंट पास कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप Q निकालिए, चार्ज बराबर क्या होता है, I × T, और I आपका कितना है, 965 एम्पियर, और टाइम है 1 आवर। लेकिन हम आवर में नहीं लेंगे, हम हमेशा किसमें टाइम लेंगे, सेकेंड में। इंटू हम 3600 कर देंगे, है ना। अभी इसको गुना आप रहने दीजिए, इतना कूलाम हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, अब हमको फराडे निकालना है, नंबर ऑफ फराडे। तो आपको पता है कि 96,500 कूलम बराबर 1 फराडे होता है। तो इतने कूलम में कितना फराडे, तो 96,500 से हम डिवाइड कर देंगे, एकदम बटे 96,500 कर देंगे। तो ये गया, ये भी गया, तो ये 36 फराडे आ गया यार, है ना। तो पहला पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 36। देखो बन गया पहला पार्ट फटाक से। अब हमें अगला पार्ट सोल्व करना है, और अगला पार्ट में हम लोग को क्या बताना है, जब मुझे बताइए, मोल ऑफ कॉपर फाउंड बताना है। तो चलिए, अगर CuSO4 से अगर कोई कॉपर बनाना चाह रहा है, मतलब बेसिकली वो कॉपर +2 से कॉपर बनाना चाह रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना बन रहा है, 1 मोल। तो 36 फराडे पे कितना बन जाएगा, उसका आधा, 18 मोल। मैं बता चुका हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पे अगर एक एटम बनेगा ना, 1 एटम बनेगा, मैंने गलत यहाँ लिख दिया था। 2 इलेक्ट्रॉन पे 1 एटम, तो 2 फराडे पे 1 मोल, तो 36 फराडे पे 18 मोल, तो 18 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका टन से आ जाएगा 18 इंटू कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5 ग्राम। ये तीसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरह से सवाल आएगा, तो ऐसे ही हम लोग इसको अप्रोच अप करेंगे। अब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर एक इफिशियंसी वाला सवाल करा देता हूं,
तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का फराडे का फर्स्ट लॉ का सवाल आ गया है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक रिवर्स क्वेश्चन मैं इस पे करा देना चाहता हूँ। रिवर्स क्वेश्चन हम लोग इस पे अप्रोच कर लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग एक रिवर्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा रिवर्स क्वेश्चन। तो रिवर्स क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं, मैं उल्टा सवाल ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि ड्यू टू electrolysis of Al2O3 molten 8 gram of aluminium formed by passing 96.5 ampere of current देखो यार क्या लिखा हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में ड्यू टू अच्छा नहीं लग रहा ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में लिख देता हूं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मोल्टेन लिक्विड है 10.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म है ना, 10.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बन रहा है ना, और ये किस वजह से बन रहा है, तो बाई पासिंग इतना एम्पियर ऑफ करंट डिटरमाइन up to what time process should take place, up to what time process should, up to what time process should, to what time process should, process तो लिख दिया, should takes place मतलब कितने देर तक, अप टू व्हाट टाइम प्रोसेस टू टेक्स प्लेस मतलब कितने देर तक ये प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है बच्चे, ये हम लोग को बताना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन यार। तो हम लोग को Al2O3 से एल्यूमिनियम बना रहे हैं, ये दिया हुआ है कि आप Al2O3 से एल्यूमिनियम बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि आप Al2O3 से क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं पहले कह चुका हूं Al2O3 हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है, तो वैसे यदि आप +3 से बना रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप पास करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 एटम बन जाएगा, और अगर आप 3 फराडे पास करेंगे तो 1 मोल बन जाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, एटम बनेगा और मोल बनेगा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 इलेक्ट्रॉन पे फराडे 1 मोल है ना। अब जो कुछ दिया है क्या, देखो तो ये कितना दिया है, 10.8 ग्राम दिया हुआ है, 10.8 ग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं पहले आप मोल निकालो यार, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो 10.8 और बटे में 27 से डिवाइड कर दोगे यार इसको, ये 0.4 मोल आएगा, 0.4 मोल। अब ये कोई बहुत बड़ा डिवीजन नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि कितना आएगा, 0.4 मोल आएगा। अब देखो 1 मोल के लिए 3 फराडे चाहिए, तो 0.4 मोल के लिए कितना फराडे चाहिए, बिल्कुल यूनिटरी मेथड, कॉमन सेंस, कितना चाहिए जब मल्टीप्लाई कर लो, 0.4 into 3 बराबर 1.2 फराडे चाहिए, 1.2 फराडे। अगर 1.2 फराडे करंट हम पास कर देते हैं बच्चे, इतना चार्ज हम देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल 3 फराडे, तो 0.4 मोल के लिए इतना फराडे, मतलब मोल निकाल के फराडे निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फराडे कितना निकाल लिया, नंबर ऑफ फराडे हमारा आ गया 1.2, तो कूलाम में हो जाएगा, तो कूलाम कितना हो जाएगा ना, चार्ज, जो हमारा चार्ज हो जाएगा Q, वो हमारा फराडे से कूलाम में हम कैसे चेंज करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि 96,500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 1 फराडे बराबर क्या होता है 96500 कूलाम, तो इतना फराडे बराबर इतना कूलाम हो जाएगा चार्ज Q। और Q बराबर क्या होता है, हमें तो टाइम चाहिए, इतना एम्पियर दिया हुआ है, और Q बराबर आप सबको पता है कि Q बराबर क्या होता है, I into T। तो दिस इंप्लाइज दैट जो हम लोग का T हो जाएगा टाइम, वो Q कितना है 1.2 into 96, इसको मिटा देता हूं इधर वाले को थोड़ा सा, इधर तो मैं कर चुका हूं,
इधर वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, तो नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम टी यहां से निकालें तो टी हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यू हम लोग का 1.2 इंटू 96,500 और डिवाइडेड बाई 96.5। देखो है कि नहीं करंट उधर से, तो कटा हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड आएगा क्या, बोलो तुम, सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा बताओ, वहां से मल्टीप्लाई कर लो तो 1200 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया टाइम। इतना टाइम तक अगर आप करंट पास करेंगे तब इतना ग्राम एल्यूमिनियम बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग का हो गया है ना। तो हम लोग बेसिक समझ चुके हैं। एक आध सवाल हम लोग इफिशियंसी पे करा देते हैं, इसलिए इफिशियंसी पे करा देते हैं कि कई एक बार इफिशियंसी वाला भी सवाल एग्जाम में आ जाता है। इफिशियंसी अगर इतनी है तब कैसे करेंगे। एक आध सवाल मैं इफिशियंसी पे करा के आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद तो हम लोग फराडे सेकंड लॉ पे चलेंगे। एक आध सवाल इफिशियंसी का भी मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज इफिशियंसी तो होती नहीं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इफ 96.5 एम्पियर of current passed for 1000 seconds in AgNO3 solution, then what weight of Ag formed if current efficiency is, दो पार्ट में दे रहा हूं, पहला 50% और दूसरा 10%। मैंने एफिशिएंसी पहली बार में 50% दिया है और दूसरी बार में 10% दिया है। आप ये मत समझिएगा कि ऑप्शन है, आपको निकालना है। If 96.5 एम्पियर ऑफ करंट पार्ट for 1000 seconds in AgNO3 solution, then what weight of Ag formed if current efficiency is 50% and 10% respectively। तो चलो हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो तुम इफिशियंसी को भूल जाओ, कॉमन सेंस से सवाल को बनाओ। पहले तुम Q निकालो, Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 96.5 इंटू 1000, दैट इज 96,500 कूलम। होगा कि नहीं होगा बताओ। पहले करंट निकाल लो यार, पहले चार्ज निकाल लो, क्योंकि करंट हमारा दिया हुआ है, टाइम इधर दिया हुआ है, अदर करंट भी दिया हुआ है। तो पहले चार्ज निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है, बिल्कुल हम कॉमन सेंस से बना रहा हूं। पहले हम फराडे, नंबर ऑफ फराडे पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, फिर नंबर ऑफ फराडे आप निकाल लीजिए, नंबर फराडे का। तो नंबर ऑफ फराडे में आप जाएंगे तो पहले बता चुका हूं कि 96,500 कूलम इज 1 फराडे। तो इसको आप यहां से डिवाइड कर दीजिए, 96,500 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 फराडे आ जाएगा। तो आप फराडे निकाल लीजिए। अब आपको AgNO3 से बनाना क्या है, Ag बनाना है। तो चलिए AgNO3 से हम Ag बनाते हैं। तो ये तो तय है कि AgNO3 से हम Ag बनाएंगे, तो NO3 का तो कोई उसमें रोल है नहीं। हमको सीधी से पता है कि Ag प्लस से ही क्या बनने वाला है, Ag बनने वाला है। तो चलिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे एक एटम बनेगा ये, और एक फराडे पे क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। और अच्छी बात है कि हम कितना फराडे पास कर रहे हैं, 1 फराडे पास कर रहे हैं, तो 1 मोल फॉर, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट 1 मोल और 108 ग्राम, ये एक सिल्वर का एटॉमिक मास होता है ना। 1 मोल और 108 ग्राम Ag शुड फॉर्म बनना चाहिए, है ना। देख लो कैसे कैसे किए हैं। पहले हमने यहाँ करंट निकाला, फराडे निकाला, फिर हमने Ag बता दिया। लेकिन सवाल ये हमारा नहीं है, सवाल है कि हमारा अगर करंट इफिशियंसी 50% है तब कितना कितना बनेगा, ये है। तो हम पहला पार्ट इधर सोल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट।
अगर इफिशियंसी को इस तरह से जनरली नोटेट करते हैं कि अगर इफिशियंसी 50% है, इसका मतलब समझते हो आधा काम ही हो रहा है। अगर कहीं लिखा है इफिशियंसी 50%, इसका मतलब आधा काम ही हो पा रहा है यार, है ना। तो अगर इफिशियंसी 50% था, दिस इंप्लाइज दैट बनना कितना चाहिए था 108 ग्राम, लेकिन बनेगा कितना उसका 50% आधा इंटू 50/100 बराबर 54 ग्राम। ये पहले पार्ट का आंसर। पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा 54 ग्राम। उसी तरह अगर कोई दूसरा पार्ट करना चाहे, यहां तक मैं सब मिटा दे रहा हूं, अगर कोई दूसरा पार्ट अगर करना चाहे सेकंड पार्ट कि कितना बनेगा बताओ, है ना। तो देखो कितना बन रहा है, इस बार इफिशियंसी कितनी है 10% अगर इफिशियंसी है, अगर 10% इफिशियंसी है तो बनना कितना चाहिए था 108, लेकिन 108 का 10% ही बनेगा इंटू 10/100 मतलब 10.8 ग्राम ही आप बना पाएंगे, इससे ज्यादा आप बना नहीं पाएंगे। और एक ग्राम लिखे हैं, ग्राम ग्राम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना करें और ऐसा ना हो कि आप पढ़ ही ना पाए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का कहानी था फैराडे फर्स्ट लॉ का। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि फैराडे फर्स्ट लॉ को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम लोग चलने वाले हैं फैराडे सेकंड लॉ में। तो पहले इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद तब हम लोग फैराडे सेकंड लॉ में चलते हैं, ठीक है। तब हम लोग फैराडे सेकंड लॉ में चलेंगे। फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे, और बिल्कुल मैंने कॉमन सेंस मेथड से आपको बताया ताकि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस मेथड। अब जो सेकंड लॉ है फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, वो हमारा कहता है कि अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं तब का क्या सिचुएशन, उसके बारे में बात करता है। तो ये कहता है इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू different solution, then if same amount of charge pass through different solution, then अगर different solution में अगर आप same amount of charge को pass कर रहे हैं, pass through different solution, then mass of metal formed at cathode are in ratio of their equivalent weight। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपने पास किया अलग अलग सॉल्यूशन पे, तो जो मास ऑफ मेटल बनेगा वो किस रेशियो बनेगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में बनेगा। मान लीजिए पहला मेटल का अगर W 1 ग्राम बन रहा है और दूसरा मेटल का W 2 ग्राम बन रहा है, तो ये दोनों किस रेशियो में रहेंगे, E1/E2। ये आपका क्या है, वेट्स ऑफ मेटल फॉर्म्ड, weights of metal formed, इतना मेटल बना है। और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब दोनों मेटल का इक्विवेलेंट वेट है यार, कितना है उसी रेशियो में बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मोलर मास और बटे में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कैथोड पे हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैलेंस फैक्टर कह सकते हो, वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
वैलेंस फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लिखे हैं, ट्रांसफर्ड आपको दिखना चाहिए मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। यही हमारा क्या होता है, वैलेंस फैक्टर होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना। तो इसी हिसाब से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और W1/W2 को E1/E2 के बराबर करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना। अब कुछ लोगों को अगर डाउट हो रहा होगा कि कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लिया है ना। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन एक दो करेंगे ना, और इसको हम लोग जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। दो तीन सवाल ही करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इफ 10.8 ग्राम ऑफ Ag formed from AgNO3 equals then what weight of Cu formed from CuSO4 equals if same amount ये सेम लिखना है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने पास कर दिया तो व्हाट वेट ऑफ कॉपर कितना बनेगा, CuSO4, है ना। अब बड़ा आसान है यार, इस सेकंड लॉ का सवाल है, आपको दूर से ही दिख गया होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम पास किए हैं और दो अलग अलग सॉल्यूशन है यार। तो हम सीधे कहेंगे कि WAG वेट ऑफ Ag और बटे में वेट ऑफ Cu ये किस रेशियो में बनेंगे भाई, तो ये वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag और बटे में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu इसी रेशियो में बनेगा यार। अगर इक्विवेलेंट वेट हम Ag की बात करें तो AgNO3 से अगर आप Ag बना रहे हैं बच्चा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, है कि नहीं। AgNO3 से आप Ag बना रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Ag का, ये इक्विवेलेंट वेट है Ag का, वो क्या हो जाएगा, मोलर मास Ag का आपको पता है 108/1, ये हो जाएगा। उसी तरह आप CuSO4 से जब Cu बना रहे हैं तो आप कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। +2 से बन रहा है ना 0, +2 से आप कहाँ जा रहे हैं 0, तो यहाँ +1 से कहाँ जा रहे हैं 0, इतना तो आपको पता है। तो जो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा Cu का, वो कितना हो जाएगा 63.5/2, 63.5/2 वो कॉपर का मोलर मास। अब ये फार्मूला हम यहां लगा लेते हैं। तो Ag का है 10.8 ग्राम, वेट ऑफ Cu हमें निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट Ag का आ गया 108 और कॉपर का हो जाएगा 31.25। तो आप मल्टीप्लाई कर ले, कटा उठा ले, तो जो वेट ऑफ Cu आ जाएगा दैट विल कम एज 3.125 ग्राम, यही आएगा। आप देख लीजिए, गुना भाग करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से फैराडे सेकंड लॉ के सवाल आते हैं और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोच अप करते हैं, है ना। तो एक और सवाल आपको मैं करा देता हूँ, क्योंकि कई एक सवाल इसमें अच्छे भी आ जाते हैं। तो एक और आसान सवाल मैं करा देता हूँ, कई बार काफी कैलकुलेशन वाले भी इसमें सवाल आ जाते हैं। तो एक और सवाल मैं आपको करा दूं, बता दूं, तो आप ज्यादा बेटर इसको फील कर पाएंगे, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, है ना, एक और सवाल आपको मैं दे रहा हूं। इफ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस formed due to electrolysis of
अच्छे से लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, थोड़ा लिखने में वो हो जाता है, हिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O then by passing same charge then by passing same charge what weight of aluminum formed from Al2O3 then what weight of then by passing same charge what weight of aluminum formed from Al2O3? This is question mark, ये हमारा क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ दे देता हूँ। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो आप लोग थोड़ा देखिए कह क्या रहा है कि आप 6 ग्राम ऑफ क्या बना रहे हैं H2, किसके इलेक्ट्रोलिसिस से? H2O से। आप समझिए कि आप H2O से H2 बना रहे हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में आप Al2O3 से क्या बना रहे हैं? Al बना रहे हैं। तो मैं पहले कहा हूं कि हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग +1 से कहा जा रहे हैं 0 पे, और यहाँ हम लोग +3 से कहा जा रहे हैं 0 पे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको मन में आएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बट नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे H बना रहे हैं कि H2 बना रहे हैं? आप 1 अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H बनेगा ना, आपको तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। बस इसी को ध्यान देना था, इसीलिए मैंने ये सवाल कराया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हमें 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा काम चलेगा, तो बिल्कुल हमारा काम नहीं चलेगा। हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम लोग यहाँ अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे H2 का, इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालें H2 का, तो हो जाएगा मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर 2, तो दैट इज 1। और यहाँ एक ही एल्यूमिनियम है, तो 3 देंगे तो 1 एल्यूमिनियम बन जाएगा। और अगर हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे? एल्यूमिनियम का, तो दैट इज हमारा आ जाएगा 27/3 एंड दैट इज 9। इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब फटाक से हम लोग लगा देते हैं कौन सा ला? सेकंड ला। तो वेट ऑफ क्या हमारा ये WH2, और बटे में क्या होता है? EH2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 बराबर वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमें पता करना है, और बटे में क्या? 9 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A। यही हम लोगों को निकालना है सोल्व करके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो 1 सेकंड में भी निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा बताइए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 6 54 ग्राम। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा आपको? है ना? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने टिक मार्क मारा है, टिक मतलब सही 54 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आसान सवाल ही आता है सेकंड लॉ पे, और अगर आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको अप्रोच अप करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब एक अच्छा सवाल कर लेते हैं जाते जाते, क्योंकि एनटीपी वाला सवाल भी पूछा है यार जेईई मेन वगैरह में। एक अच्छा सवाल हम लोग फरागे लॉ पे करते हुए इसको हम लोग खत्म करते हैं। थोड़ा सही सवाल कर लेते हैं, कि समझ तो आप गए ही होंगे किस तरह से हम लोग को करना होता है, बट एक आखिरी सवाल हम लोग करके इसको खत्म करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन कह रहा हूं आपका, 44.8 लीटर of O2 gas formed from electrolysis of water of H2O, then by passing same charge what weight of Zn solid formed from ZnSO4 ZnSO4
समझ गए कि नहीं समझ गए? यही हम लोगों का क्वेश्चन। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि सवाल तो सेकंड लॉ का है। क्यों? क्योंकि ZnSO4 हमें बनाना है जिंक से और हम लोग सेम चार्ज पास कर रहे हैं, दिख ही रहा। और हम लोग को बनाना क्या है? तो ZnSO4 से हमको क्या बनाना है? ZnSO4 से हमको क्या बनाना है? Zn बनाना है। क्लियरली +2 से हमको कहां जाना है? 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 2 इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आप देख लीजिए इधर, साथ में हमको H2O से क्या बनाना है? H2O से पहले बनेगा क्या? O2 बनेगा कि हाफ O2 बनेगा? हाफ O2 बनेगा। तो अगर आपको O2 बनाना है तो आपको तो 2H2O चाहिए। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको O2 बनाना है तो आपको 2H2O चाहिए। 2H2O रहेगा तभी आप O2 बना पाएंगे, तो आप बना ही नहीं पाएंगे। आपको 2H2O चाहिए O2 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां कितना है? -2, और यहां आप 0 पे जा रहे हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे। नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? अरे O2 बनाना है भाई। यहाँ ऑक्सीजन का ऑपरेशन नंबर -2 है। अगर 2 देंगे तो O बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो O बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तब O2 बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पे O बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहां जो हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे O2 का, वो हो जाएगा 32/4, यानी वैलेंस फैक्टर 4, दैट इज 8। और यहां जो हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे Zn का, दैट इज 65, इसका मोलर मास होता है /2, दैट इज 32.5। देखो हमने इक्विवेलेंट वेट पहले दोनों का निकाल लिया और इसमें मेन इक्विवेलेंट वेट ही निकालना होता है। अब देखो हमें दिया हुआ है कि 44.4 लीटर O2 फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। ना एनटीपी यहां मैं दे देता हूं, एनटीपी, क्योंकि एग्जाम में एनटीपी देगा यार, एनटीपी छूट गया था मेरा देना, एनटीपी एग्जाम में देगा, क्योंकि एनटीपी नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कई बार छोड़ भी देगा, अगर इस तरह का डाटा है तो एनटीपी यूज करना है, तो यूज नहीं बन नहीं पाएगा ना फिर, तो एनटीपी वो देगा वो, है ना। तो चलो, अब हमारे पास 44.8 लीटर ऑफ O2 है, तो पहले तुम मोल ऑफ O2 निकालो, मोल ऑफ O2। तो 44.8 है और आपको पता है कि एनटीपी को 22.4 से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज कम्स टू बी 2। फिर वेट ऑफ O2 निकाल लो यार, मोल के बाद वेट ऑफ O2 निकालोगे तो 2 into 32, दैट इज कमिंग टू बी 64 ग्राम। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो पहले हमने 64 ग्राम ऑफ O2 निकाल लिया है। अब एक लाइन का सवाल है, अब एक लाइन में सोल्व होगा पूरा का पूरा सवाल एक लाइन में। वेट ऑफ Zn, वेट ऑफ Zn बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn 32.5, वेट ऑफ O2 हमको पता है 64 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना पता है? 8। देखो यही ना इक्विवेलेंट वेट है और वेट हमको पता ही है, तो वेट ऑफ O2 बटे इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ Zn, है ना। ये कटा दोगे तो ये 8 आ जाएगा यार। दिस इंप्लाइज दैट जो वेट ऑफ Zn हो जाएगा वो हमारा 8 into 32.5 आएगा, ये आंसर हो जाएगा 8 into 32.5, है ना। तो आई थिंक सारे बच्चे अब समझ गए होंगे फैराडे सेकंड लॉ में किस तरह का सवाल आता है और कैसे हम लोग उसको अप्रोच अप करेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों। ठीक है ना, क्लियर हो गया है सबको, कहीं कोई डाउट होना नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने सेकंड लॉ तक डिस्कस कर लिया था, फैराडे सेकंड लॉ। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके पहले हम पढ़े हैं कितना ग्राम बनेगा, है ना। इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कितना ग्राम बनेगा, कितना मोल बनेगा, कितने फैराडे की जरूरत है, या फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फैराडे लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फैराडे लॉ और बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं सिंपल लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। और मैं पहले कह रहा हूं कि ये जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस,
ठीक है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक थ्योरी से बनता है। एक थ्योरी है जो बताता है कि भाई अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो पहले मैं लिख देता हूं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मतलब क्या है थोड़ा समझ लो। तो ये कहता है दैट आयन डिस्चार्ज at cathode having higher reduction potential and at anode having higher oxidation potential। तो देख लो यार मैंने क्या कहा, दैट आयन डिस्चार्ज एट कैथोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे बनेगा। तो अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, क्या है, हाई है, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज या फाउंड कर सकते हो एट कैथोड। तो आप कहां पे बन जाएंगे, कैथोड पे बन जाएंगे। और उसी तरह से अगर आपका क्या जाता है, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो आप कहां बनेंगे, फाउंड एट एनोड। यही दो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है और इसी को हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो कैथोड पे बनेगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो एनोड पे बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, है ना। और इसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हम लोग आपको समझाएंगे कि किस तरह से इस थ्योरी का हम एप्लीकेशन करते हैं और किस तरह से इस थ्योरी को अप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो पहले अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, है ना, और एक एग्जाम्पल से आपको मैं इसको समझाता हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बड़ा ही आसान है, इसमें कहीं से कुछ घबराने की जरूरत नहीं। तो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मोल्टेन सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं केस फर्स्ट में आपको मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट। मोल्टेन समझते हो ना, बेसिकली लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो AlCl3 लिक्विड, और आप ले सकते हो NaCl लिक्विड, ऐसा कुछ भी। तो हम लोग बता चुके हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कराते हैं। आप ले लीजिए, मान लीजिए AlCl3 का करा रहे हैं, तो आपके पास Al प्लस और Cl माइनस, यही रहेगा ना AlCl3। अगर लिक्विड हो गया तो आयंस फ्री हो जाएंगे। और आपके पास दो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, ऑलरेडी बता चुका हूं यार, है ना। ये हमारा क्या होता है, कैथोड, और कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है ये, और ये होता है एनोड। मैं बता चुका हूं कि एनोड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ एक बैटरी जुड़ी होती है जो इस तरह से होती है, ये पॉजिटिव बैटरी होती है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी पर। ये कौन सा होता है, नेगेटिव। वही हाल यहाँ भी होगा, है ना। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है आप सबको पता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो होगा क्या, जब तुम दो इलेक्ट्रोड को ले लोगे, एनोड और कैथोड, और उसको डिप कर दोगे AlCl3 लिक्विड में, तो अपने आप ये Cl माइनस है, निगेटिव आयन, वो किधर आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव आयन ऑटोमेटिकली किधर माइग्रेट कर जाएगा, नेगेटिव
भाई जो निगेटिव इलेक्ट्रोड हो उधर ही माइग्रेट करेगा, ठीक है। अब अगर ये निगेटिव वाला इधर आएगा तो एनोड पे क्या होगा, जरा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी जो Cl माइनस है वो किसमें बन जाएगा, हाफ Cl2 गैस और साथ में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो यार, ये Cl2 गैस बन गया आके और निकल गया बाहर और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब यही इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इसके उल्टा ऐसे करंट का फ्लो, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते कहाँ चला आएगा, यहाँ। और यहाँ पे कौन जा रहा है, एल्यूमिनियम जा रहा है। तो कैथोड पे क्या होता है आप सबको पता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, 12+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो गया, Cl2 गैस एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो कभी भी अगर आपके पास मोल्टेन साल्ट रहेगा, कैसा साल्ट रहेगा, मोल्टेन साल्ट, तो आप क्या बनाएंगे, तो एनोड पे आप एनायन का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कैटायन का क्या कराएंगे, रिडक्शन। उसी हिसाब से मान लीजिए अगर इसी का आपको किसी प्रोडक्ट पूछ दिया है NaCl लिक्विड का, तो बस एक लाइन हम कहेंगे, Na से क्या बनेगा, Na+ से क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड, Cl से क्या बनेगा, Cl2 गैस, और ये माइनस वाला है क्लोरीन माइनस, तो ये कहां पे बनेगा जरा मुझे बताइए, ये नोड पे बनेगा। और ये जो प्लस वाला है इसका रिडक्शन होगा, तो ये कहां बनेगा, कैथोड पे बनेगा। जो अभी मैंने बताया उसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस एग्जांपल के लिए। तो ध्यान दीजिए, माइनस वाला इधर माइग्रेट करेगा, प्लस वाला इधर माइग्रेट करेगा, और फटाक से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कभी भी मोल्टेन साल्ट रहेगा तो आप लोग प्रोडक्ट बना देंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं मोल्टेन साल्ट का मिटा दे रहा हूं, मोल्टेन साल्ट में मिटा दे रहा हूं। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा, बस ये सब हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, बाकी फिगर में सेम अभी रखता हूं, ये हटा देता हूं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्वस साल्ट, एक्वस साल्ट, एक्वस साल्ट, एक्वस एक्वस साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा यहाँ पे NaCl एक्वस। अब देखो जब लिक्विड था तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन जब आप NaCl एक्वस लेंगे तो एक्चुअली में आपके पास कौन कौन सा आयन रहेगा, पहले समझ लीजिए कौन कौन सा रहेगा आपके पास। पानी में Na+ रहेगा, साथ में Cl- रहेगा, साथ में H+ रहेगा, पानी में वो रहेगा, OH- है वो रहेगा, और साथ में H2O लिक्विड है वो भी तो रहेगा। दैट इज ऑल्सो ए पोलर सोलवेंट, वाटर इज ऑल्सो ए पोलर सोलवेंट। समझ रहे हैं। तो कितने आयन आपके पास हो गए, 5 आयन। कौन कौन से आयन हो गए जरा मुझे बताइए, Na+, H+, है ना, इधर कौन हो जाएंगे, OH-, समझ रहे हैं। एंड मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं ना, ताकि हमको बताने में थोड़ी आसानी हो जाए ना। तो देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं OH-, then Cl-, then Na+, and then H+, and then H2, and then H2। ठीक है, तो देखो अब होगा ये 5 लोग हैं हमारे पास। देखिए पानी हमारा कैसा है, पोलर सोलवेंट है, तो पानी भी पानी पोलर सोलवेंट है। अब देखो होता क्या है, जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करोगे, जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करोगे तो वहां पे H+ और OH- बहुत कम रहता है जब न्यूट्रल रहेगा। तो ना न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, तो जानते हैं यहाँ pH कितना रहेगा, 7। इसका मतलब H+ बराबर OH-, जो pH अगर 7 है तो मैं साफ साफ ही बता देता हूं, तो H+ और OH- की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, तो 10 की पावर -7, मतलब वेरी लेस, वेरी लेस, ये बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। एक्वस की बात मत करो, NaCl इज न्यूट्रल साल्ट। अगर मान लो एसिडिक साल्ट रहता तो H+ ज्यादा रहता, बेसिक साल्ट रहता तो OH- ज्यादा रहता, बट ये न्यूट्रल साल्ट है तो यहाँ पे H+ OH- बहुत ही कम रहेंगे। तो इतने कम रहेंगे कि इनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि H+ OH- से हमको कोई मतलब है नहीं। इसको मैं कट कर दे रहा हूं। क्यों कट कर दे रहा हूं, क्योंकि इनसे हमको कोई मतलब है नहीं। तो मिला जुला के अब बचा कौन, Na+, Cl- और पानी को मत भूल जाना, पानी भी इलेक्ट्रोलिसिस पानी का बिल्कुल हो सकता है, तो पानी भी जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस करने। ठीक है,
तो अब देखो, अब यहाँ कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन क्या हो जाएगा, देखो जो Cl जो इधर 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 जो हमारा कौन सा था, ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में कौन कौन जा सकता है बताओ? OH माइनस भी जा सकता है, Cl माइनस भी जा सकता है और पानी भी जा सकता है। ध्यान देना, पानी भी जा सकता है, ठीक है। इधर जो निगेटिव साइड हमारा है, ये हम लोग बता दें कि निगेटिव था, देखिए क्या हमारा, ये हम कैथोड लिखे थे और कैथोड को कौन सा बताया था? निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है। तो निगेटिव साइड में क्या जा सकता है? पॉजिटिव होगा, यानी सोडियम जा सकता है या हाइड्रोजन जा सकता है, और पानी तो खैर पोलर है तो दोनों साइड में जा सकता है, दोनों जा सकता है, ठीक है। बट मैं पहले कह चुका हूं H प्लस OH माइनस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इन दोनों को हटा दीजिए। तो इस साइड में कौन जाएगा बताइए? तो Cl माइनस चला जाएगा, यानी रोड पे कौन जाएगा जरा मुझे बताइए? रोड को होगा ऑक्सीडेशन, और किसका ऑक्सीडेशन होगा बताइए भाई? तो Cl माइनस का, और क्या बन जाएगा? Cl2 गैस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। अब कैथोड के साइड में देखो, ध्यान दो, आपके मन में आ रहा होगा कि जब एनोड इधर गया तो कैथोड में हम Na प्लस से Na बना दें, भाई ये इधर चला जाएगा, एनोड जो Cl माइनस था वो इधर चला गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, तो Na प्लस इधर चला जाएगा और ये बना दें, लेकिन ये नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हो बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है। और मैं पहले बता चुका हूं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहता है कि उसी का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो ये नहीं बनेगा। तो आपके मन में सवाल आएगा, तो बनेगा क्या? इधर कौन कौन जा रहा है? सोडियम भी जा रहा है और पानी भी तो जा सकता है उधर, तो पानी जाएगा यार, और पानी का उधर रिडक्शन होगा, और कौन बनेगा? H2 बनेगा, साथ में कौन बनेगा? OH माइनस बनेगा। और इस रिएक्शन को हम चाहते हैं कि आप लोग बैलेंस कर लीजिए, तो साथ में ऐसे कर लीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। दिस इज ए बैलेंस रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट कैथोड। ये मैंने क्या लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O बराबर H2 प्लस 2OH माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम एक्वस NaCl का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कैथोड पे कौन बनता है? हाइड्रोजन गैस, ये बनता है, दिस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको मैं हरे कलर से कर देता हूं, ये हमारा बनता है, आप ध्यान रखेंगे, समझ रहे? और एनोड पे कौन बनता है? Cl2 गैस। क्यों बनता है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल उसी का रिडक्शन होता है कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हो, और सोडियम का बहुत कम होता है, पानी का उससे ज्यादा होता है, तो पानी का हो जाता है रिडक्शन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वैल्यू थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब मैं एक और आपको बता देता हूं जो दिए हुए हैं। तो अगला मैं बता देता हूं एक और साल्ट का, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहीं पे फिगर यही रखता हूं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, बाकी सब मैं वही रखता हूं, यह रिडक्शन भी छोड़ देता हूं। एग्जाम्पल इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल से बनाना आपको आ जाए ना। अब मैं एक डी वाला, एक तो मैंने बहुत हाईली रिएक्टिव साल्ट लिया था NaCl जो है एस ब्लॉक का हाईली रिएक्टिव मेटल का साल्ट जो वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं एक डी ब्लॉक का ले रहा हूं, डी ब्लॉक का ले रहा हूं, जैसे मैं ले लेता हूं CuSO4 एक्वस, CuSO4। तो अगर CuSO4 एक्वस को देखोगे तो कौन कौन मेटल तुमको मिलेगा इसमें? कॉपर प्लस 2 मिलेगा, SO4 माइनस आयन मिलेगा, H प्लस, साथ में OH माइनस और साथ में H2, ये लोग मिलेगा। CuSO4 सॉल्यूशन का मतलब इतने सारे लोग 5 ना, तो उसे हिसाब से तुम लिखो यार। तो चलो अब मुझे बताओ, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, ये तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव के साइड में कौन कौन जाना चाहेगा? ये तो जाएगा नहीं, यही जाएगा SO4 माइनस, साथ में कौन? OH माइनस। अच्छा, पानी को छोड़ दो, पानी तो दोनों साइड के लिए जिंदाबाद है। अच्छा, इधर पॉजिटिव के साइड में कौन जा सकता है? कॉपर जा सकता है, और साथ में कौन जा सकता है? H प्लस जा सकता है, दोनों जा सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अब अगर तुम कैथोड के साइड में बात करोगे तो तुमको पता है कि जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, यानी डी ब्लॉक के मेटल में आपको ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो बन जाते हैं,
इन जनरल आपको ध्यान रखना है, तो वैल्यू यहाँ ध्यान होना चाहिए। तो कॉपर का हो जाएगा, तो कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देगा। इधर तो कॉपर बन जाएगा, सोडियम नहीं बनाता क्योंकि हाईली रिएक्टिव था, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम था, बट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता तो फटाक से बन गया। अब इधर देख, इधर जो है SO4 वो नहीं बनता है, SO4 का नहीं होता है ऑक्सीडेशन, किसका होता है? तो इधर वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का होता है ना। इन दोनों का नहीं होता, ऑक्सीजन का तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। इन दोनों का नहीं होता, किसका होता है? वाटर का होता है। तो क्या बनेगा जवाब मुझे बताइए यहाँ पे। जब H2O का आप कराएंगे ऑक्सीडेशन तो कौन सा गैस बनेगा? ऑक्सीजन गैस। साथ में क्या बनेगा? 4H+। साथ में क्या बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में इधर क्या रहेगा? 2H2। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं वो बता देता हूँ, लाइन को कर देता हूँ ताकि आप इधर लगे अलग। तो 2H2O लिक्विड से ऑक्सीजन गैस प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और जिसके पहले हम लिखे थे वो हम लोग का क्या था? रिडक्शन था, रिडक्शन ऑफ वाटर। तो आपको थोड़ा सा वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा कि आयंस के बीच में कंपटीशन होता है, आपको किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है। ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में जो कंपेरिजन करवाया है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसी में से कोई आएगा। ठीक है, NaCl मैंने बता दिया, CuSO4 मैंने बता दिया। अब इसी में मैं केस 3, अच्छा केस 2 था, ध्यान दीजिएगा, ये केस 2 था जो हमने डिस्कस किया। केस 2, केस 1 में हमने किया था मोल्टेन साल्ट, केस 2 में हम लोग कर रहे हैं एक्वस साल्ट, और हम लोग केस 3 पे चल रहे हैं। और केस 3 में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस साल्ट यूजिंग, यही करेंगे, यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड, यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड या सेम मेटल इलेक्ट्रोड, यूजिंग सेम मेटल इलेक्ट्रोड। सेम मेटल कर दो तो ज्यादा अच्छा, सेम मेटल जैसे एग्जाम्पल electrolysis of CuSO4 aqueous। मैंने क्या लिखा है? CuSO4 aqueous लिखा है, पढ़ लेना तुम लोग, अच्छा चला पढ़ ही ना पाओ। CuSO4 aqueous, हम आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड। अब तक इसी क्वेश्चन में सब कुछ से सभी एनोड किसका हो गया? कॉपर सॉलिड का, और एक कैथोड भी किसका हो गया? कॉपर सॉलिड। एनोड और कैथोड दोनों कॉपर सॉलिड का हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन तो है ही है CuSO4 का। अब जब ये सब यही रहेगा, कॉपर प्लस रहेगा, H+ सब रहेगा, लेकिन जब अब मेटल जो है, जो रड है खुद ही कॉपर का हो गया है, तो मैं बताया हूं कि हमेशा जो है ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है? रड का होता है। लेकिन इसके पहले के केस में था वो मेटल का नहीं था, इनर्ट था, जो रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो सॉल्यूशन का हो रहा था। बट अगर रड जो है वो खुद ही मेटल का, खुद ही रिएक्टिव है, तो सीधे सीधे अभी सब ताम झाम की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे जहां जो कॉपर आइटम है वही कॉपर +2 में चला जाएगा। मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिटिक्स में बताया हूं, कॉपर जो है कॉपर +2 में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, और ये जो कॉपर +2 बना है सॉल्यूशन, वही फिर इधर रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। समझना? तो आपको बता चुका हूं कि एनोड धीरे धीरे गलता जाएगा और कैथोड धीरे धीरे क्या है यहाँ पे ऐसे चिपकता जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर उसी मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा, जैसे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा, AgNO3 में Ag का इलेक्ट्रोड है, तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है ना? यही हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। और ये 3 केस हम लोग को ध्यान रखना है। पहला मोल्टेन साल्ट का, दूसरा एक्वस साल्ट का, और तीसरा हम लोगों को एक्वस साल्ट का यूजिंग सेम मेटल इलेक्ट्रोड। अगर सेम मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी मेटल का रिडक्शन। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोग को इस पे न्यूमेरिकल भी करा देता हूं, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक दे देता हूं, IIT में आया हुआ सवाल है। इलेक्ट्रो
electrolysis of following aqueous salt of metal is taking place. Electrolysis of following aqueous salt of metal is taking place. What is order of their deposition at cathode. अब पहले मैं दे देता हूं आपको ई नोट Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट ई नोट Hg प्लस 2 से Hg 0.79 वोल्ट ई नोट H प्लस से H2 0 वोल्ट ई नोट Na प्लस से Na माइनस 2.3 वोल्ट। अब मैं पहला ऑर्डर दे रहा हूं Ag Hg H2 Na। दूसरा ऑर्डर मैं दे रहा हूं सेकंड ऑर्डर Ag Hg H2। तीसरा ऑर्डर मैं दे रहा हूं H2 Ag Hg। चौथा मैं कह रहा हूं ना। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन हम लोगों का है कि फॉलोइंग साल्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग एक्वस साल्ट ऑफ मेटल इज टेकिंग प्लेस, मतलब इन सब मेटल के एक्वस साल्ट का हो रहा है। जैसे मान लो AgNO3 का हो रहा है, Hg2Cl2 एक्वस का हो रहा है, H प्लस का तो कोई मतलब नहीं है, NaCl का हो रहा है। इन सब का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और सबका हमने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड, यानी किस ऑर्डर में मेटल का कैथोड पे डिपोजिशन होगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, और रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका, Ag का। तो आपको लग रहा होगा ये सही है, सबसे ज्यादा पहले Ag होगा, फिर Hg होगा 0.79, फिर हाइड्रोजन होगा, ये 0 वोल्ट लिखा है। देखिए वोल्ट है, समझिएगा 0.8 वोल्ट 0.79 वोल्ट 0 वोल्ट और -0.23 वोल्ट। फिर लग रहा होगा आपको H2 होगा और फिर आपको लग रहा होगा कि सोडियम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रॉन्ग है। आप कहोगे रॉन्ग कैसे? तो देखो Ag का होगा, Hg का होगा, H2 का होगा, सोडियम होगा ही नहीं, क्योंकि एक्वस साल्ट है ना। और हम बताए थे कि हाइड्रोजन बनता कहां से है, वाटर से बनता है। तो वाटर धीरे धीरे हाइड्रोजन बनेगा और बनते बनते वाटर खत्म हो जाएगा, सारा वाटर खत्म हो जाएगा। तो एक्वस साल्ट रहा कहां? तो किसका नहीं हो पाएगा, सोडियम का कभी भी नहीं होगा। तो झटके में सवाल गलत मत करके चलेगा, ये पूछा हुआ है। मोर रिएक्टिव मेटल कभी बनता ही नहीं। मत सोचिए कि हाइड्रोजन बनाएंगे, 1 घंटा तक हाइड्रोजन बनाएंगे और 1 घंटा के बाद फिर सोडियम बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि H2 वाटर से बनता, वाटर पूरा खत्म हो जाएगा तो साल्ट अब एक्वस रहा कहां, तो सॉलिड हो गया। सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं, तो फिर रिएक्शन रुक जाएगा। समझ रहे? तो आप ध्यान रखें इसका आंसर क्या है। तो आई थिंक अब हम लोग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस कर चुके हैं। अब एक सिंपल सवाल और करके हम लोग खत्म कर देते हैं। एक और सिंपल सवाल कर देते हैं, क्योंकि झटके में ये सवाल भी एग्जाम में आ जाता है तो बच्चा गलती करके चला आता है। तो मैं कह रहा हूं 1 मोलर CuSO4 aqueous is electrolyzed for some time using Cu electrode, copper electrode. Then final molarity of solution is, मैं कह रहा हूं कि 1 मोलर बड़ा है, बड़ा है 1 मोलर CuSO4 aqueous is electrolyzed for some time, कुछ देर के लिए मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए। कुछ देर के बाद आपसे पूछ रहे हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला 1 मोलर, दूसरा मोल,
देन 1 मोलर, तीसरा लेस देन 1 मोलर, चौथा नॉन। ये सारे डाटा है कि CuSO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड से, तो कुछ देर के बाद मोलारिटी 1 रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा कि 1 से कम रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोड लेते हैं CuSO4 का और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड लेकर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब भी मेटल का इलेक्ट्रोड होता है ना, कुछ आप सोच रहे होंगे भाई सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कम हो जाएगा, है ना, तो मोलारिटी लेस देन 1 आनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन घट जाएगा तो लेस देन 1 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। आंसर 1 मोलर होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जब कॉपर का इलेक्ट्रोड रहे तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? कॉपर का। कॉपर से कॉपर +2 बनेगा। ये कहां होता है? एनोड पे। और कैथोड पे क्या होता है? फिर जो कॉपर बनता है वही क्या होता है? कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाता है। तो एक साइड से जो कॉपर का रड है वो गलेगा और दूसरे साइड जाके चिपकेगा, यानी सॉल्यूशन का कुछ नहीं होगा मिला जुला के। सॉल्यूशन का मिला जुला के कुछ नहीं होगा। कॉपर गलेगा, कॉपर चिपकेगा, सॉल्यूशन जस का तस बचा रहेगा, है ना। तो क्या होगा? 1 मोलर ही होगा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा सवाल भी एग्जाम में आ जाता है, तो घबराइएगा नहीं। ये सब जो सवाल रहते हैं वो सब आपके आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो हमने आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कवर कर दिया अच्छे से। अब अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर।